सो आवर चैप्टर इज विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो ये हमारे चैप्टर का नाम है। विंड आप जानते हो, विंड मतलब होता है हवा। जब तेज गति से हवा चलती है, मूविंग एयर, एयर हमारे चारों तरफ है और जब वो मूव करती है तो उसको हम विंड कहते हैं। स्टॉर्म और साइक्लोन, जब वो विंड जो है वो कहीं लो प्रेशर क्रिएट होता है, उसकी वजह से जो बहुत तेज तूफान आंधी हम बोलते हैं, चक्रवात बोलते हैं, जिसमें तेज हवा चलती है घूमते हुए और तेज बारिश साथ में होती है, उसको हम स्टॉर्म या फिर साइक्लोन भी कहते हैं। तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ। तो आपको पता है रेन, थंडर, लाइटनिंग, विंड, स्टॉर्म, साइक्लोन्स, ये सब चीज़ें जो है ना बेटा, ये सब नेचुरल फिनोमिनास है, ये हमारे हाथ में नहीं है। क्या आप हवा को चला सकते हो, रोक सकते हो? क्या आप बारिश करवा सकते हो, रोक सकते हो? क्या आप तूफान को चला सकते हो, रोक सकते हो? नहीं। ये सब चीज़ें नेचुरली होती हैं, हमारे हाथ में नहीं है। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में जानेंगे। और सबसे पहले इन सबको जानने से पहले हमको एक चीज़ जाननी होगी, एयर के बारे में, एयर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, क्योंकि ये जो सब चीज़ें हैं ना, इनके लिए एयर ही जिम्मेदार रहती है। तो एयर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे तो हमको ये और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है। एयर अराउंड अस, हमारे चारों तरफ एयर है, हमको पता है आपको कि नहीं? आपके चारों तरफ हवा है। हमारी जो अर्थ जो है ना, अर्थ के ऊपर चारों तरफ एक कवरिंग है, एक लेयर। लेयर का मतलब होता है एक परत, एक परत बनी हुई है एयर की, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। क्या आपको अपने आजू बाजू एयर दिख रही है? नहीं, हम एयर देख नहीं सकते हैं, क्योंकि एयर जो है वो कलरलेस होती है। क्या उसको आप सूंघ पा रहे हो? स्मेल करके देखो, आ रही है एयर की खुशबू? नहीं, क्योंकि एयर ऑर्डरलेस होती है। तो मुंह खोल के अपनी जीभ से एयर को चाटो, एयर का कोई स्वाद आ रहा है? नहीं, क्योंकि एयर जो होती है वो टेस्टलेस होती है, उसका कोई टेस्ट भी नहीं होता है। तो इसको हम देख नहीं सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते हैं, सूंघ नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें पता है कि हमारी अर्थ के चारों तरफ एक कवरिंग है। जैसे एक ऑरेंज के ऊपर कैसे उसका छिलका होता है, उसी प्रकार से हमारी अर्थ जो, उसके ऊपर भी एक कवरिंग के रूप में लेयर है एयर की, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब क्या आप जानते हो कि एयर जो है वो प्रेशर भी एक्सर्ट करती है? एयर से प्रेशर भी उत्पन्न होता है, पता है तुमको? नहीं पता होगा लगभग। एयर जो है वो जो प्रेशर एक्सर्ट करती है हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारा पर्यावरण, हमारा वातावरण जो है ना, हमारा जो वातावरण है, तो इस वातावरण के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है, मैंने क्या बोला अभी कि जो हमारी अर्थ है उसके चारों तरफ एक लेयर है एयर की, जिसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। तो इस एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है वो एक प्रेशर भी जनरेट करती है, जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर की वजह से वो प्रेशर पैदा हो रहा है, इसलिए उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। तो हमने अर्थ जो एयर है, एयर की दो मेन प्रॉपर्टीज यहाँ पर जानी है, और वो दोनों प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? पहला ये कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। आप देखते हो, आप बलून में हवा भरते हो, गुब्बारा लेके आते हो घर पे, कई बार फुलाते हो, तो क्या होता है, उसमें हवा भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ तो वो फट जाता है। तो फटता क्यों है? क्योंकि हमने उसमें हवा भर दी। तो जब हवा अंदर जाती गई तो अंदर प्रेशर बढ़ गया, तो एयर प्रेशर दे रही है ना, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, तो यहाँ से साबित होता है। दूसरा, एयर जो होती है बच्चों, वो गर्म करने पे एक्सपैंड होती है, फैलती है, और ठंडी होने पे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे हो जाती है, सिकुड़ जाती है, और जब उसको गर्म किया जाता है तो एक्सपैंड हो जाती है, फैल जाती है। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, अब हम और डिटेल में इसको जानेंगे, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर को। अब एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है कि हवा जो है प्रेशर उत्पन्न करती है, इस चीज़ को साबित करने के लिए हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे। क्या आपने कभी साइकिल जब चलाते हो तो आपने नोटिस किया है कि जब आप साइकिल हवा की दिशा में चलाते हो, कि हवा इधर जा रही है और आप भी इसी तरफ जा रहे हो, जिस तरफ हवा बह रही है आप भी उसी तरफ साइकिल पे जा रहे हो, तो हमारी साइकिल की स्पीड बढ़ जाती है साथ साथ, क्योंकि पीछे से हवा आती है और हम भी पैडल मारते हैं, तो स्पीड साइकिल की बढ़ जाती है। तो हवा जो है प्रेशर दे रही है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में हमको जाना है उसी तरफ वो प्रेशर दे रही है, तो हमको बड़ा मज़ा आ रहा है साइकिल चलाने में। लेकिन जब हम शाम को वापस आते हैं और हमारी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, लेकिन हवा की डायरेक्शन तो वही रहती है, तो ऐसे में जिस साइड हम जा रहे हैं हवा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो हवा में साइकिल चलाना बड़ा ही मुश्किल लगता है। वैसे ही आपने देखा होगा, जब समुद्र के अंदर नाव चलती है, सेल वाली, मतलब ना एक पाल बांधा होता है, सेल कपड़ा बांधा होता है लंबा सा, तो उसके अंदर जब हवा की दिशा में जाना होता है, जैसे इस तरफ हवा चल रही है और इसी तरफ बोट को जाना है,
तो बड़ी आसानी से वो भागती जाएगी। लेकिन जब हवा इधर जा रही है और बोट को इस तरफ आना है तो बड़ी मुश्किल होगी। तो दोनों ही चीज़ों से हमको क्या पता लगा कि हवा जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है और वो अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हवा कैसी हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है। अगर हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं जिधर हवा बह रही है तो बड़ा मज़ा आएगा जाने में, लेकिन अगर हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है तो बड़ा ही मुश्किल लगेगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं एयर जो होती है ना बच्चों, वो एक्सपैंड होती है, गर्म होने पे फैल जाती है और ठंडा होने पे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। आपने तवे के ऊपर फूलती हुई रोटी देखी होगी, चपाती खाते हो मम्मी जब बनाती है ना, तो एक दिन किचन में जाना, मम्मा के साथ खड़े रहना, जब वो रोटियां सेक रही हो तो देखना रोटी फूलती है, और जब रोटी फूल जाती है तो फिर वो फट जाती है मतलब उसमें से हवा बाहर आ जाती है। फूलने का मतलब उसके अंदर हवा बढ़ी। क्यों हवा बढ़ी? क्योंकि गर्म, नीचे से गर्मी मिल रही है उसमें, तो उसके अंदर एयर बढ़ गई। जब और गर्मी मिली तो हवा और बढ़ गई, और जब हवा का प्रेशर और बढ़ गया तो वो फट गई। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हवा गर्म हो चुकी थी। तो हम कह सकते हैं कि एयर जब एक्सपैंड होती है, एयर जब हीट दी जाती है, एयर को गर्म किया जाता है तो एक्सपैंड हो जाती है, फैल जाती है। ठीक है, और वही चीज़ हम यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि हवा के गर्म होने से उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब जैसे वो इतनी जगह पे थी एयर, अब वो बढ़ जाएगी, इसीलिए तो रोटी फटी ना। पहले वो रोटी के अंदर ही थी एयर, लेकिन और गर्मी मिली तो और एक्सपैंड होने की कोशिश की उसने, और रोटी के बाहर वो निकल गई उसको फाड़ कर। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एयर जो है जब उसको गर्म किया जाता है तो उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है और वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है। वहीं दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है कि जब हम हवा को ठंडा करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कम हो जाती है, और उसकी वॉल्यूम भी कम हो जाती है। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब होता है उसके द्वारा घेरी गई जगह। जब हवा को आप गर्म करोगे तो ज़्यादा जगह घेरेगी, और जब हवा को आप ठंडा करोगे तो वो कम जगह घेरेगी, यानी उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी। समझ के बाद अब इसका एग्जाम्पल और आपको अगर दूं मैं, तो आपने देखा होगा एयर एक्सपैंड हो रही है या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। इसका एग्जाम्पल और अगर आपको चाहिए तो एक छोटी सी पाइप लेके, जैसे आप छोटी सी पाइप लेना और उसके ऊपर एक बलून बांध देना पीछे, फिर उसको गर्म पानी के अंदर डालना। उस बलून को नहीं, पाइप को, पाइप पानी के अंदर होनी चाहिए और बलून बाहर होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ सेटअप देख रहे हो, इस तरीके से बलून जो है उस पाइप के पीछे लगा होना चाहिए, और पाइप जो है पानी के अंदर डाल दो, गर्म पानी। जब आप गर्म पानी के अंदर पाइप डालोगे तो बलून ऐसा हो जाएगा जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। कैसा हो गया? खुला हुआ, थोड़ा सा सीधा करा है। लेकिन जब उसको ठंडे पानी में डालोगे तो ऐसे पिचक जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो हवा थी थोड़ी सी, वो हवा गर्म पानी में आने की वजह से एक्सपैंड हो गई, इसलिए वो बलून ऐसा हो गया। वहीं दूसरे केस में आप देख रहे हो कि बलून जो है उसके अंदर हवा जो थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, इस कारण से वो और सिकुड़ गया बलून। समझ गए बात? तो ये है एयर के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल जो मैंने आपको क्लैरिफाई किया। आगे हम देखेंगे वार्म एयर के बारे में। वार्म एयर मतलब गर्म हवा, और कोल्ड एयर मतलब ठंडी हवा। आपको पता है गर्म हवा जो होती है वो हल्की होती है, और ठंडी हवा होती है वो भारी होती है, वजनदार होती है। तो जब हवा गर्म होती है वो एटमॉस्फेयर में ऊपर चली जाती है। कहाँ चली जाती है? ऊपर की तरफ चली जाती है। और जब हवा ठंडी होती है तो वो नीचे आ जाती है। तो यहाँ पर क्या समझ में आया? एयर जो होती है बेटा, जब उसको गर्म किया जाता है तो गर्म होने की वजह से वो फैल जाती है। मैंने बताया था ना आपको। तो फैल जाने का मतलब उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। क्या हो जाती है? डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी का मतलब होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो फैल जाते हैं। तो फैलने के कारण उनके बीच में गैप बढ़ जाता है। ठीक है, आप देखते होंगे कभी कभी हम सर्दी के दिनों में आपकी जो पानी डालने वाली गार्डन पाइप होती है, जिससे आप गार्डन में पानी डालते हो, पाइप आती है ना पानी डालने वाली, प्लास्टिक की, रबर की जैसी होती है, उसको हम बाहर नल के जोड़ के फिर पानी छांटते हैं पौधों के ऊपर। वो जो पाइप, या फिर घर को धोने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो जो पाइप रहती है ठंडी के दिनों में वो टाइट हो जाती है बहुत ज़्यादा। हमें एक पाइप के ऊपर उस पाइप को चढ़ाना है तो उस पाइप को थोड़ा गर्म कर लो तो आसानी से ऊपर चली जाएगी, वरना वो नहीं जाएगी। तो ऐसा गर्म करने से क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स है ना वो दूर दूर हो जाते हैं। दूर होने की वजह से वो थोड़ा फैल जाती है, इसलिए हम किसी भी पाइप के ऊपर उसको आसानी से चढ़ा सकते हैं। तो वैसे ही हम बता रहा हूँ कि जो भी एयर जो है, एयर के जो अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब गर्म किया जाता है तो वो मॉलिक्यूल्स जो है वो फैल जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, यानी कि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। इस कारण से हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। वही जब हवा भारी की बात करें, जो कोल्ड एयर होती है वो हैवी होती है। हैवी मतलब
अब हमने क्या देखा पिछले एग्जाम्पल के अंदर कि हवा गर्म होने पे फैल जाती है, यानी कि उसके पार्टिकल्स के अंदर जगह बढ़ जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है। वहीं ठंडी हवा जो होती है उसको जब ठंडी हवा हमने एग्जाम्पल किया था, जो पानी के अंदर पाइप और पीछे बलून लगाया था, तो हवा कैसी हो गई थी, कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, एयर कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी ना, तो पास में आ गई, यानी कि उसके पार्टिकल्स जो थे वो और ज्यादा करीब आ जाएंगे, यानी कि डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो भारी हवा होती है, उसको हैवी एयर बोला जाता है, हैवी बोल सकते हैं। तो लाइट एयर जो होती है, एयर जो गर्म होती है वो लाइट होती है और वो ऊपर उड़ जाती है एटमोस्फेयर में, ठीक है। हल्की हवा होती है ना, वो ऊपर उड़ जाती है हल्की चीज, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा धुआं जो होता है, आग जलाते हो तो धुआं निकलता है, धुआं कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि वो गर्म होता है, इसीलिए वो ऊपर की तरफ जाता है। तो एयर जो है, जो गर्म होती है बेटा, वो तो नीचे से जमीन से ऊपर की तरफ उड़ जाती है। जब नीचे से हवा ऊपर चली जाएगी तो नीचे गैप क्रिएट हो जाएगा, नीचे जगह खाली हो जाएगी ना भाई। अब आप अगर आप देखो भी कोई भी चीज नीचे से ऊपर चली जाएगी तो नीचे तो खाली होगी ना जगह, तो नीचे जो खाली जगह होती है, यानी कि वहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया, खाली मतलब लो हो गया ना प्रेशर, वहां पे जो हवा थी वो तो ऊपर चलेगी, तो वहां पर जो प्रेशर था वो लो हो गया। इस कारण से दूसरी जगह से जो ठंडी हवा है वो उधर आकर भर जाएगी। इसी तरीके से विंड जनरेट होती है, हवा जनरेट होती है, हवा चलती है, वरना हवा चलेगी नहीं। हवा कैसे चलेगी, हवा तो चलेगी नहीं अगर लो प्रेशर और हाई प्रेशर ना हो। क्या होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, हमारी अर्थ के चारों तरफ कवरिंग है, उसके अंदर क्या होता है, कुछ जगहों पे जहाँ पर सूरज की गर्मी, सूरज आपको पता है सूरज जो है किसी भी चीज़ पे जब गिरता है, उसकी रोशनी गिरती है तो गर्म हो जाती है। और आपको पता होगा कि हमारा जो लैंड है, ज़मीन जो है वो जल्दी गर्म होती है, और समुद्र का पानी जो है वो जल्दी गर्म नहीं होता है। आप जब बीच पे जाते हो, मांडवी जाते हो ना बीच पे, तो बीच पे आपने नोटिस किया होगा, हम गाड़ी पार्क करते हैं रोड के ऊपर बीच के इस तरफ, और फिर रेत से चलते हुए समुद्र के पानी तक जाते हैं बीच पे नहाने के लिए। लेकिन आपने देखा होगा वो जो बीच का पार्ट जो होता है, समुद्र की रेत जो होती है, वो कैसी होती है, बहुत ही गर्म होती है, उसमें पैर जलने लगते हैं हमारे। फिर हम भाग के समुद्र के पानी में जाते हैं और समुद्र का पानी कैसा होता है, ठंडा ठंडा, वहाँ पे बड़ा मजा आता है। यानी कि आप समझ सकते हो कि वही सूरज की रोशनी जो थी, वो रोशनी उस मिट्टी को, रेत को भी मिल रही थी, और वही रोशनी सेम पानी को मिली, ठीक है। लेकिन पानी गर्म हुआ नहीं हुआ, लेकिन रेत ज्यादा गर्म हो गई। तो हम इस बात से ये साबित कर सकते हैं कि लैंड जो है वो जल्दी गर्म होता है और पानी जो है वो जल्दी गर्म नहीं होता है। तो इसी तरीके से बताया गया कि हमारी जो ज़मीन है ना बेटा, उस पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो एयर गर्म हो जाती है, और गर्म होने से ऊपर उठ जाती है, ऊपर चली जाती है, तो नीचे एक गैप, एक खाली जगह, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, समझ लो खाली जगह क्रिएट हो, ये बोलते हैं हम लो प्रेशर। और वहाँ जहाँ पर समुद्र के ऊपर ले लो, समुद्र के ऊपर पानी गर्म हुआ था, पानी गर्म हुआ समुद्र के ऊपर, नहीं गर्म हुआ, तो वहां पर कौन सा प्रेशर होगा, हाई या लो, हाई प्रेशर होगा, क्योंकि जहां पर पानी गर्म हुआ वहां पर लो प्रेशर क्रिएट हुआ, और जहां पर पानी गर्म नहीं हुआ वहां पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा। यानी कि समुद्र के ऊपर पानी जो है वो गर्म नहीं हुआ, यानी कि इस कारण से उसके ऊपर की हवा भी गर्म नहीं हुई। हवा गर्म नहीं हुई तो ऊपर उठेगी नहीं उठेगी, इसलिए वहां पर हाई प्रेशर रहेगा, और जमीन के ऊपर पानी जो जमीन थी वो जल्दी गर्म हो गई, और जल्दी गर्म होने के कारण उसकी हवा जो है ऊपर वाली वो गर्म होकर ऊपर उठ गई, लो प्रेशर क्रिएट हुआ। अब एक तरफ लो प्रेशर है, एक तरफ हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर कहाँ पर है, समुद्र के ऊपर, लो प्रेशर कहाँ पर है, जमीन पे। तो हमेशा हाई से लो की तरफ चीज जाती है, तो समुद्र से हवा लैंड की तरफ आने लगी। तो जब आप समुद्र पे जाते हो तो आप नोटिस किया होगा आपने कि आपको ठंडी ठंडी हवा समुद्र की तरफ से आती हुई दिखाई देती है, समुद्र से आती है ठंडी ठंडी हवा मस्त। तो क्यों आ रही होती है, क्योंकि ज़मीन के ऊपर लो प्रेशर होता है और समुद्र के ऊपर हाई प्रेशर होता है, जिससे हवा जो है समुद्र से लैंड की तरफ बह रही होती है। तो इस तरीके से एयर जो है वो जनरेट होती है। दूसरा आपको इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर मैं ये बताऊंगा, आपने नोटिस किया होगा कि जब रेफ्रिजरेटर होता है, हमारा फ्रिज जो है आपके घरों में, उस फ्रिज के अंदर फ्रीजर आता है जिसके अंदर हम बर्फ जमाते हैं, आइस जमाते हैं। वो आइस जमाने वाला फ्रीजर नीचे होता है या फ्रिज के ऊपर होता है, हमेशा ऊपर की तरफ होता है। ऊपर की तरफ होने का कारण तुमको पता है क्यों, क्योंकि ऊपर जो नीचे अगर कोई हवा गर्म रहती है, अगर कोई थोड़ी बहुत हवा, जब हम फ्रिज को बार बार खोलते बंद करते हैं तो थोड़ी बहुत हवा उसके अंदर जाती है ना बाहर से, तो बाहर से जो हवा उसके अंदर अगर थोड़ी बहुत जाती भी है तो वो हवा कैसी होती है, गर्म हवा होती है। गर्म हवा हल्की होती है इसलिए वो ऊपर चली जाती है, और फ्रीजर हमारा ऊपर होता है, तो फ्रीजर से निकलने वाली ठंडक उस हवा को ठंडा कर देती है, जिससे हमारा फ्रिज जो है वो पूरा इक्वली ठंडा रहता है। ऐसा नहीं होता है कि नीचे ठंडा है और ऊपर गर्म है, ऊपर ठंडा है और नीचे गर्म है, ऐसा नहीं होता है। तो इस तरीके से फ्रीजर के अंदर भी ऐसे ही काम होता है। अब हम बात करेंगे
हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। हवा जब तेजी से बहती है तो उसको हम विंड बोलते हैं। हवा जब रुकी होती है तो उसको एयर कहा जाता है, लेकिन हवा जब बहती है तो उसको कहा जाता है विंड। क्या कहा जाता है? विंड। तो ये तो मैं तुमको समझा चुका हूं बच्चों कि एयर जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। कहाँ बहती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। इसके एग्जांपल्स अगर आप देखना चाहो तो आप जानते हो कि जब तेज हवा चलती है तो घरों की छतें उड़ जाती हैं। बहुत तेज हवा तूफान आता है तो घर की छत उड़ जाती है ना। ऐसे घरों की, पक्के घरों की छत नहीं उड़ती है, लेकिन जो पत्रे वाले घर होते हैं, टिन की शीट्स होती हैं ऊपर, टिन के पत्रे होते हैं, वो उड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है तुमको पता है? वो सिर्फ हवा के तेज होने की वजह से नहीं होता है। एक्चुअल में मैंने आपको बताया कि हवा जो है ना वो अर्थ के ऊपर ऐसे प्रेशर दे रही है। हमारी अर्थ के चारों तरफ हवा एयर है ना, वो एयर अर्थ के ऊपर ऐसे प्रेशर लगा के बैठी है। अब देखो ये हमारा छत है, समझे? ये छत है, छत के ऊपर बाहर से प्रेशर आ रहा है एयर का। ठीक है, वैसे ही कमरे के अंदर क्या है? कमरे के अंदर भी तो एयर होगी ना। कमरे के अंदर खाली है लेकिन एयर तो है ना उसके अंदर। तो नीचे से भी प्रेशर लग रहा है कमरे के अंदर और छत के ऊपर से भी प्रेशर लग रहा है। तो दोनों तरफ से प्रेशर आ रहा है, लेकिन बाहर का प्रेशर ज़्यादा है और अंदर का प्रेशर कम है, क्योंकि अंदर सिर्फ रूम के अंदर हवा है और बाहर पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर हवा है। तो बाहर से प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, तो इस कारण छत टिकी हुई है। लेकिन जब तेज हवा बहती है किसी कारण से, भले वो तूफान हो या किसी भी वजह से, तो ऊपर की जो हवा है वो मूव करने लगती है। ऊपर से हवा जब बह जाती है तो ऊपर लो प्रेशर बन जाता है। क्या बन जाता है? लो प्रेशर बन जाता है। ठीक है, जब ऊपर का प्रेशर लो हो गया, पहले तो क्या बैलेंस हो रहा था, नीचे कम प्रेशर था ऊपर ज्यादा था, अब ऊपर कम हो गया, नीचे प्रेशर है और इधर से तेज हवा बह रही है, वो भी प्रेशर लगा रही है। इसी कारण से छत का पतरा या फिर जो शीट है वो उड़ जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल इसी में दिया गया है कि एरोप्लेन होता है बेटा। एरोप्लेन के विंग्स जो होते हैं, एरोप्लेन के विंग्स इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि उसके ऊपर से हवा जो है ना वो तेजी से निकले और नीचे से हवा कम निकले, यानी कि ऊपर से जल्दी जाए हवा और नीचे से धीरे धीरे निकले। ऐसे डिजाइन किए जाते हैं विंग्स। ठीक है, तो ऊपर से तेजी से बहने के कारण ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और नीचे हाई प्रेशर रहता है। इस कारण से जब एरोप्लेन उड़ान भरने के लिए रनवे पे उड़ता है, ऊपर लो प्रेशर होता है, नीचे हाई प्रेशर होता है। इस कारण से वो ऐसे हवा में उड़ान भरने में कामयाब हो पाता है, अदरवाइज ऐसा ना हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन्फ्लुएंसेस वेदर। क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उससे वेदर पे कोई असर पड़ता है? पड़ता है कि नहीं? ऑब्वियसली पड़ता ही होगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप देखते हो जिस दिन, कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन बहुत तेज हवा चल रही होती है तो हमें गर्मी से राहत मिलती है, कम गर्मी लगती है, और कई कई दिन ऐसे होते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हवा भी बिल्कुल नहीं होती है। तो ये जो है इससे पता लगता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कैसे वेदर को बाधित करता है, वेदर पे उसका असर होता है। जब आपको पता है कि हवा गर्म होकर ऊपर चली जाती है तो नीचे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और जब वाटर वेपर जो है, हवा के अंदर वाटर वेपर भी होता है, हवा के अंदर वाटर वेपर होता है कि नहीं? वाटर वेपर में पानी थोड़ा बहुत, तो हवा के अंदर जो वाटर वेपर होता है वो ऊपर जाकर कंडेंस हो जाता है, यानी कि पानी बन जाता है। फिर से आप देखते हो कि जब भी आप, मम्मी खाना बनाती है या कढ़ाई में कुछ बन रहा होता है तो आपने देखा होता है कि वे कढ़ाई जो है उसमें से पहले तो पानी भाप बन के उड़ता है और ऊपर जाकर फिर वो प्लेट को टच होता है, जो उसका ढक्कन जो होता है ना, उस ढक्कन या लीड उसकी जो भी होती है उसको टच होकर फिर वो पानी बन जाता है। तो वैसे ही हम जो धरती पे हमारे यहाँ पर वाटर वेपर होता है, जब वो हवा के साथ वेपर बनकर ऊपर चला जाता है गर्म होकर, फिर ऊपर से वो जाकर कंडेंस होकर फिर से पानी बनता है तो वो क्लाउड बन जाता है। क्या बन जाता है वहाँ पर? क्लाउड। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब लो प्रेशर होता है नीचे, उस समय ऊपर क्लाउड्स होते हैं, यानी कि हमारी धरती पे नीचे अगर हम देखें जहाँ भी हम हैं उस जगह पर नीचे लो प्रेशर है तो ऊपर बादल होंगे, स्काई क्लियर नहीं होगा। और उसके ऑपोजिट साइड में जो आप जानते हो कि ठंडी हवा जो होती है वो हैवी होती है, वो भारी होती है। ठीक है, तो जब हवा हैवी होती है तो प्रेशर हाई क्रिएट होता है, वो नीचे रहती है, और उस समय क्या होता है? कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन का मतलब होता है पानी जो है वो नीचे, मतलब पानी बन जाता है फिर से कंडेंस होकर। ठीक है, क्या बन जाता है? वो पानी। और उस समय हमारा जो स्काई है वो क्लियर होता है, एकदम साफ सुथरा, वहाँ पर बादल बिल्कुल भी नहीं होते हैं। यानी कि लो प्रेशर के समय ऊपर बादल होंगे और हाई प्रेशर के समय आसमान एकदम साफ होगा। अब आपको ये भी पता होगा कि विंड करंट्स जो होते हैं वो अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ के कारण होते हैं। यहाँ पर जो आप फिगर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको सिंपल वे में अगर मैं समझाऊं कि धरती पे
जब धरती के ऊपर धूप पड़ती है, आपको पता है कि सूरज जो है वो तो अर्थ के ऊपर हर जगह पर सेम ही है, सूरज का तो आप जानते हो ना, हर जगह सेम है सूरज। तो सूरज जो है उसकी किरणें, लेकिन थोड़ा डिफरेंस कहाँ पर देखने को मिलता है हमको, ये देखो, ये हमारी अर्थ जो कि आप अपने फिगर में भी देख रहे हैं, इसके बीच में हमारा कहलाता है इक्वेटर, अर्थ के बीच में होता है इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर का पार्ट होता है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये दो लाइनें इमेजिनरी लाइनें होती हैं। इसके ऊपर यहाँ आप जो टॉप मोस्ट लाइन देख रहे हो इसको पोल कहा जाता है, नॉर्थ पोल, और नीचे होता है साउथ पोल। सूरज की किरणें जो होती है वो सबसे ज्यादा इस पार्ट पे गिरती हैं, जो बीच का पार्ट होता है, यानी कि इक्वेटर और उसके ऊपर का पार्ट, ठीक है। तो ये एरिया जल्दी गर्म होता है, और वैसे ही ऊपर की तरफ जो सूर्य की रोशनी है वो काफी कम रहती है, ठीक है। तो होता क्या है, हमारी अर्थ के ऊपर जब किसी भी जगह पर धूप की वजह से जमीन जल्दी गर्म हो जाती है, जमीन गर्म होने के कारण उसके ऊपर हवा जो होती है वो भी गर्म हो जाती है, क्योंकि हवा उस जमीन के टच में है तो वो भी गर्म हो जाएगी। तो हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी, गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी, ऊपर उठ के वो और ऊपर चली जाएगी, और ऊपर जो हवा है वो ठंडी होती है, वो ठंडी हवा उस खाली जगह में आ जाएगी। समझ रहे हो बात कैसे हो रहा है? नीचे देखो एक सर्कल बन जाता है, साइकिल बन जाती है। नीचे एयर जो है वार्म एयर बोलते हैं जिसको, गर्म हवा होकर ऊपर चली जाती है ऐसे, और ऊपर होती है कोल्ड एयर। कौन सी एयर? कोल्ड एयर। और गर्म हवा जब ऊपर चली गई तो नीचे जगह खाली हो जाती है, तो ऊपर की ठंडी हवा उसकी जगह पर आ जाती है, क्योंकि ठंडी हवा जो होती है भारी होती है, इसलिए वो नीचे आ जाएगी और उसकी जगह ले लेगी। और इस प्रकार से एक करंट शुरू हो जाए, करंट मतलब हवा चलना शुरू हो जाएगी, वो कंटिन्यूस चलती ही रहती है। अगर डिफरेंस जो है प्रेशर के अंदर ज्यादा होगा तो हवा भी तेज होगी, अगर डिफरेंस प्रेशर के अंदर कम होगा तो हवा भी कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग ऑफ द अर्थ। अब हर जगह पर क्या अर्थ सेम तरीके से गर्म होती है? नहीं, हमारी अर्थ जो है हर जगह पर सेम रूप से गर्म नहीं होती है। जैसे आप देख रहे हो, मैंने आपको फिगर दिया है, इस फिगर के हिसाब से आप देख सकते हो कि जो इक्वेटर और उसके आजू बाजू का पार्ट है, बीच का पार्ट अर्थ का, वो ज़्यादा गर्म होता है, और पोल्स पे आप जाओगे तो वहाँ पर धूप बहुत ही कम होती है, इस कारण से वहाँ ठंड ज़्यादा होती है, यानी कि वहाँ पर हाई प्रेशर रहता है। और हमारे जो इक्वेटर के पास का एरिया जहाँ पर जो धूप ज़्यादा मिलती है वहाँ पर जल्दी हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, तो वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो चेंजेस आते हैं ये दो कारण से आते हैं। पहला आता है अनइक्वल हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ के जो पोल्स हैं, जो ऊपर और नीचे नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, ये गर्म नहीं होते हैं, जबकि हमारा अर्थ के बाकी पार्ट हैं वो गर्म होते हैं। इस कारण से हवा चलती है ज्यादा। दूसरा, अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर ऑफ ओशियंस। हमारी धरती के ऊपर दो ही चीजें हैं, पानी है और लैंड है। लैंड जो होता है बेटा वो जल्दी गर्म होता है, वाटर जो होता है वो जल्दी गर्म नहीं होता है। तो ये दो ही कारण है जिससे हवा बहती है, विंड क्रिएट होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे विंड इज प्रोड्यूस बाय द अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स ऑफ द अर्थ। जो मैंने आपको फिगर बनाया है आपके ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड के ऊपर, उसमें आप देख सकते हो कि बीच का जो पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर, बीच में एक लाइन दिखाई दे रही है आपको, उसको इक्वेटर कहा जाता है। और इक्वेटर के ऊपर की जो लाइन है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। इक्वेटर के नीचे की जो लाइन है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। तो ये एरिया जो होता है यहाँ पर हवा, यहाँ पर गर्मी, धूप सबसे ज़्यादा पड़ती है, सूरज की सबसे ज़्यादा प्रकाश यहीं पे मिलता है, जिस कारण से ये जल्दी गर्म हो जाता है। इसके गर्म होने से हवा जो है वो ऊपर उठ जाती है, ठीक है। और इसके ऊपर के पार्ट आप देखो, सीधी सी बात है कि जो यहाँ पर ये जो आप एरिया देख रहे हो बीच वाला, ये बीच वाली लाइन के थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे वाला पार्ट, यहाँ पर ज़्यादा रोशनी के कारण ये हवा जो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, धूप ज़्यादा होती है, इससे यहाँ पर वार्म एयर जल्दी क्रिएट होती है और वो ऊपर उठ जाती है। तो यहाँ पर कौन सा प्रेशर होगा? लो प्रेशर, यानी कि यहाँ दोनों जगह पर लो प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। अब यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा तो इसके ऊपर के पार्ट से हवा इसकी तरफ आएगी, क्योंकि उधर हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर है, तो वहाँ से हवा इधर बहेगी। वैसे ही यहाँ से भी हवा इधर बहेगी। आप देख सकते हो, फिर से मैं थोड़ा और ड्रॉ कर देता हूँ। इक्वेटर के ये ऊपर का पार्ट आ गया, ये इक्वेटर के नीचे का पार्ट आ गया, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। देखिए फिर से आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं इसमें कि ये जो पार्ट है, जब यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया दोनों जगहों पर, यानी कि इक्वेटर के ऊपर और नीचे, तो यहाँ से हवा इसकी तरफ बहेगी, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ से हवा इधर आएगी। वैसे ही
जो नीचे का पार्ट रहेगा, ये वाला पार्ट, यहाँ से भी हवा इधर बहेगी, यानी कि यहाँ से हवा इस तरफ बहने लगेगी ऐसे करके, जैसे कि आप स्क्रीन पर अपने देख सकते हो। ये हवा का डायरेक्शन रहेगी लो प्रेशर के कारण। जब वही चीज़ हम थोड़ा ऊपर जाते हैं, जब ये हवा जो है, ये हवा गर्म होकर आगे बढ़ेगी, आगे जाकर ये थोड़ा ठंडी हो जाएगी। जब ये हवा ठंडी हो जाएगी तो यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ठंडी हवा जो होती है हाई प्रेशर होता है, ठीक है। उस समय ये हवा जो है इस तरफ बहने लगेगी, जो यहाँ देख रहे हो आप ऑपोजिट डायरेक्शन में। और पोल्स की बात करें, पोल्स पे आपको पता है ठंड सबसे ज़्यादा होती है, धूप बहुत ही कम निकलती है, वहाँ से हमेशा ही हवा इस तरफ बहेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ठंड ज़्यादा है और यहाँ पर ठंड कम है, तो यहाँ से वो उस तरफ बहेगी। अब ये जो आप देख रहे हो मिडिल पार्ट में जो दोनों हवा जो यहाँ पर बहती है, उनको कहा जाता है ट्रेड विंड्स। कौन सी विंड्स होती है? ट्रेड विंड्स कहा जाता है, इनका नाम है ट्रेड विंड्स। वैसे ही जो इक्वेटर के ऊपर के, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, यानी कि ये दोनों जगहों पर जो हवाएं बहती हैं उनको वेस्टर्लीज कहा जाता है, दे आर कॉल्ड वेस्टर्लीज। और जो हवाएं पोल्स पे होती हैं उनको पोलर विंड कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो पूरा इक्वेटर के आजू बाजू का एरिया है वो ज़्यादा गर्मी महसूस करता है। जैसे हम थोड़ा ऊपर जाते हैं तो गर्मी कम होती है, लेकिन जब हम उसके भी ऊपर जाते हैं तो ठंड और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे विंड करंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अब आप देखते हो, जानते हो कि हमारा जो जब आप सी पे जाते हो बच्चों, जब आप समुद्र पे जाते हो तो समुद्र के ऊपर जो रेत होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, लेकिन जब हम पानी में जाते हैं वो ठंडा होता है। तो सूरज तो भाई दोनों जगह पर सेम रोशनी दे रहा है, सेम गर्मी दे रहा है, तो सी के पास जो सैंड है वो गर्म है और वाटर जो है वो ठंडा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो लैंड होता है वो जल्दी गर्म होता है और वाटर जो है वो जल्दी गर्म नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे में होता क्या है, गर्मी के दिनों में जब गर्मी होती है बहुत, तो सूरज बहुत तेज रोशनी देता है, तेज प्रकाश देता है सूरज का, गर्मी होती है ना, इस कारण से तो ज़मीन जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है। गर्म होके उसके ऊपर की हवा जो होती है वो ऊपर चली जाती है, राइज हो जाती है, तो वहाँ कौन सा प्रेशर क्रिएट होता है? लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। समुद्र का पानी जो होता है वो जल्दी गर्म नहीं होता है, यानी कि वो ठंडा ही रहता है, धीरे धीरे गर्म होता है, ठंडक होती है उसमें। तो कंपेयर टू लैंड वो गर्म ठंडा होता है, इसलिए वहाँ हाई प्रेशर होता है और लैंड पे लो प्रेशर होता है। तो हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहेगी। समझो ये समुद्र है, इस तरफ आपके राइट हैंड साइड में ये समुद्र है और लेफ्ट हैंड साइड में लैंड है। तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया हवा के गर्म होने की वजह से, और यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो हवा ऐसे बहेगी। तो समर के समय हवा जो है वो आपको समुद्र से आपकी तरफ, लैंड की तरफ आती हुई दिखाई देती है, महसूस होती है। वहीं जब आप ये हवाएं जब समुद्र से इधर आती हैं तो अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर भी लेके आती हैं। समुद्र के ऊपर जो इवेपोरेशन द्वारा पानी जो होता है वो भी इधर आता है, और ऐसे में बारिश भी होती है कई बार। और दूसरा जो हम देख रहे हैं वो है सर्दी के दिनों में। सर्दी के दिनों में क्या होता है, पानी जो है वो धीरे धीरे ठंडा होता है, और लैंड पे जो एयर होती है वो जल्दी ठंडा होता है। लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है। लैंड की एक खासियत है, कोई जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा भी होता है। सर्दी के दिन ठंडे होते हैं तो ज़मीन ठंडी होती है। देखा नहीं आप, ठंडी के दिनों में अपने घर में भी चप्पल पहन के, सॉक्स पहन के घूमते हो, क्यों? क्योंकि ज़मीन ठंडी होती है। मम्मी बोलती है बेटा जूते चप्पल पहनो, सॉक्स पहनो घर के अंदर भी, वरना बीमार हो जाओगे, ठंड लग जाएगी। क्यों? घर के अंदर क्या हो गया? क्योंकि ज़मीन जो है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी भी होती है। तो ठंडी के दिनों में ज़मीन ज़्यादा जल्दी ठंडी होती है। तो इसी कारण से जो ज़मीन है, लैंड है, वो ठंडा होता है, यानी कि हाई प्रेशर होता है वहाँ पे। समुद्र का पानी होता है वो थोड़ा गर्म होता है, इसलिए ठंडी के दिनों में उल्टी हवा बहती है, ठीक है, जिसको हम लैंड ब्रीज कहते हैं, क्योंकि वो लैंड से सी की तरफ बहती है। आगे हम, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन, तो थंडरस्टॉर्म के बारे में बात करें। थंडरस्टॉर्म जो है वो एक ऐसी नेचुरल घटना है जो हमारे हाथ में नहीं है, वो नेचुरली भगवान उसको अपने हिसाब से धरती पे भेजते हैं। थंडरस्टॉर्म किसको बोलते हैं? जब बहुत तेज हवा चलती है, बादल गड़गड़ाते हैं और बिजली भी गिरती है, उसको हम थंडरस्टॉर्म का नाम देते हैं। थंडरस्टॉर्म के लिए 3 कंडीशन होती है। थंडरस्टॉर्म अपनी मर्जी से ऐसे नहीं आ सकता है, उसमें 3 चीज़ें हेल्पफुल होती है। पहला, मॉइस्चर, नमी होनी चाहिए हवा के अंदर। दूसरा, अनस्टेबल एयर मास, कि हवा जो है वो अनस्टेबल होनी चाहिए, यानी कि कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसे होनी चाहिए। तीसरा, लिफ्टिंग फोर्स, तीसरी फोर्स होनी चाहिए जिसको उठने में हेल्प करे ऊपर।
तो सन जो होता है वो अर्थ को हीट कर देता है जल्दी, जिससे अर्थ गर्म होने के कारण अर्थ के ऊपर की जो एयर है वो ऊपर चली जाती है, नीचे लो प्रेशर बन जाता है। लो प्रेशर बनने की वजह से ऊपर की जो ठंडी हवा है, जो मैंने यहाँ पर समझाया आपको सर्कल ऊपर बना के, तो ऊपर की ठंडी हवा नीचे आ जाएगी। नीचे की गर्म हवा जो थी, जो हवा गर्म होकर लैंड के साथ कांटेक्ट में आने के बाद वो गर्म हुई, और गर्म होकर वो कहाँ चली गई, ऊपर राइज हो गई। तो ऊपर की ठंडी हवा जो थी वो नीचे बहने लगी। तो ये जो हवा है ये तेज़ी से बहेगी, इससे बहुत तेज़ हवा क्रिएट होगी, जिसको हम स्ट्रॉन्ग विंड बोलते हैं। ठीक है, अगर ये हवा जो है अपने साथ मॉइस्चर लेकर जाती है और वो कंडेंस हो जाता है ऊपर जाकर, तो क्लाउड बन जाएंगे, बादल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, बादल, क्लाउड। एंड हमें पता है कि वाटर वेपर जो है वो हीट लूज करता है कंडेंसेशन होने पे, यानी कि वाटर वेपर को जब आप कंडेंस करोगे तो उसकी हीट, गर्मी जो है वो सब बाहर निकल जाएगी, और उसकी गर्मी यानी कि ज़मीन से वो गर्म होकर वाटर वेपर को लेकर ऊपर गया, ऊपर जाकर वो कंडेंस हुआ, तो उसका गर्मी जो थी वो सब निकल गई और वो क्लाउड के ऊपर चली गई। गर्मी सारी क्लाउड में तो पानी आ गया और ऊपर गर्मी चलेगी। और इससे क्या होता है कि जो क्लाउड्स है ना वो और ऊपर उठ जाता है, और इससे प्रेशर नीचे और बढ़ जाता है, कि वो और ऊपर चला जाता है, नीचे प्रेशर और बढ़ जाता है। उसके प्रेशर के बढ़ने के कारण जो बारिश है उसके रूप में उसका पानी रिलीज हो जाता है, यानी कि बादल जो है उसके प्रेशर बढ़ने की वजह से उसके नीचे पानी जो है उसके अंदर वो ड्रॉप हो जाता है। फिर रेन ड्रॉप जो है हैवी हो जाती हैं और वो ज़मीन पे गिर जाती हैं, और हवा जो होती है उसके ऊपर वो ठंडी हो जाती है और फैल जाती है। हवा ठंडी होकर फैल जाती है और प्रेशर जो होता है उसके ऊपर हाई हो जाता है, बढ़ जाता है। इस तरह से ठंडी हवा नीचे की तरफ बहने लगती है। कुल मिला के जो हमारा थंडरस्टॉर्म है वो है क्या, थंडरस्टॉर्म बोला जाता है द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट एयर एंड द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ कोल्ड एयर। जो गर्म हवा ऊपर जाती है और ठंडी हवा नीचे आती है, इसी मूवमेंट को थंडरस्टॉर्म कहा जाता है, जिसमें तेज बारिश भी आती है, बिजली भी कड़कती है और बादल भी गड़गड़ाते हैं। इस पूरे इवेंट को थंडरस्टॉर्म कहा जाता है। होता कैसे है, गर्म हवा का ऊपर जाना तेजी से और ठंडी हवा का ऊपर से तेजी से नीचे आना, ये तेज़ हवा क्रिएट होगी। देखो बहुत तेज़ हवा चलेगी, इसके साथ साथ तेज़ बारिश होना, इसके साथ साथ बिजली कड़कना, इसके साथ साथ बादलों की गड़गड़ाहट होना, ये सब घटनाएं जब साथ में होती हैं तो इसको हम बोलते हैं थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म के हमें बहुत सारे नुकसान भी है बच्चों। अब नुकसान कौन कौन से हैं, सबसे पहले हमारे यहाँ पर हर साल हजारों, लाखों तो नहीं कहूँगा मैं, सैकड़ों हजारों लोग मारे जाते हैं थंडर स्टॉर्म के कारण। ठीक है, वार्निंग दी जाती है मौसम विभाग के द्वारा भी थंडरस्टॉर्म आने वाला है, लेकिन फिर भी लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं, जिससे कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है सड़क के ऊपर ही। थंडरस्टॉर्म जो होते हैं वो पेड़ों को उखाड़ देते हैं, बिजली के पोल्स को उखाड़ देते हैं, और टेम्पररी छत जो होती है उसको भी उखाड़ कर ले जाते हैं। इससे कभी कभी तेज़ बारिश आ जाती है, जिससे जगह जगह फ्लड भी आ जाता है या फिर जगह जगह पानी भर जाता है। अब प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए, हमें तो पता तो लग गया भाई तूफान जब भी आता है थंडरस्टॉर्म में क्या क्या होता है, लेकिन हमें करना क्या चाहिए वो आपको पता है, नहीं पता होगा। तो थंडरस्टॉर्म आता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें खिड़की के पास में नहीं बैठना चाहिए कभी भी। दूसरी चीज़, हमें मेटल की छतरी लेकर नहीं घूमना चाहिए। छतरी का हैंडल अगर मेटल का है तो वो भी हमें नुकसान कर सकता है, क्योंकि बिजली गिरेगी, बिजली लोहे पे ज़्यादा असर करती है। ठीक है, तीसरी चीज़, आप अगर आजू बाजू में पेड़ हैं, पेड़ों के नीचे जाकर बैठ सकते हो, लेकिन ध्यान रखिए कि पेड़ सब एक ही हाइट वाले होने चाहिए। कोई बहुत ऊंचा पेड़ होगा तो वो बादलों के करीब होगा, इसलिए उस पर बिजली गिरने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसलिए ऊंचे पेड़ के नीचे मत जाइए। जब लाइटनिंग, बिजली कड़क रही है, बिजली गिर रही है इधर उधर, उस समय आप पानी से दूर रहो, पानी के कांटेक्ट में नहीं आओ, या फिर मेटेलिक चीज़ों से दूर रहो। और सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर हो सके तो आप कहीं खुले मैदान में हो तो गड्ढे जो होते हैं ना, छोटे मोटे गड्ढों के अंदर गहरी जगह पे थोड़ा छिप जाओ जाके, वहाँ पर बिजली के गिरने के चांसेस कम होते हैं। और बेस्ट प्लेस बताई गई है बिजली के दौरान छिपने की, वो है बस या कार। आप किसी भी बस या कार के अंदर छिप जाइए, वो सबसे बढ़िया है। लेकिन ध्यान रखिए, बस या कार है जो, उसके मेटल पार्ट को टच मत करिए। उसके अंदर बैठोगे आप जरूर, लेकिन क्योंकि बिजली, वो गाड़ी जो हमारी होती है पूरी बनी होती है, किसकी, मेटल की बनी होती है, तो उसके ऊपर अगर बिजली गिरती भी है तो उसका करंट जो है वो अर्थ के अंदर कंडक्ट कर दिया जाएगा, जिससे हमें नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसके किसी मेटेलिक पार्ट को पकड़ कर बैठे हैं तो वहाँ पर हमें भी नुकसान हो सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्नेडो। टॉर्नेडो क्या होता है, जब आपने देखा होगा घूमते हुए एकदम
गोल गोल घूमते हुए हवा आती है तेज़ी से, जो कि बहुत ही काले रंग की एकदम डार्क फिगर होता है, उसको टॉर्नेडो कहा जाता है। और टॉर्नेडो जो है उसके अंदर डेब्रिस मतलब होता है मलबा, कोई भी चीज़ जो है कचरा, जो भी रास्ते में पड़ी चीज़ हो, वो उसके पास में आते ही उसके अंदर मिक्स हो जाती है, मिल जाती है। आपने देखा होगा टेलीविज़न के अंदर कई बार जो टॉर्नेडोज जो आते हैं वो ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ आते हैं, इंडिया में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, होते ही नहीं ऑलमोस्ट। हमारे यहाँ पर वैसी आंधी गोल गोल घूमती हुई आती है ना, हवा का झोंका सा गोल गोल घूमता हुआ इधर उधर गुजरता रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। लेकिन ऐसे ही टॉर्नेडोज फॉरेन कंट्रीज़, खासकर अमेरिका जैसी कंट्रीज़ के अंदर देखे जाते हैं, जहाँ पर वो एकदम फनल मतलब तेल डालने वाली कुप्पी आती है ना, फनल बोलते हैं जिसको, उस शेप के होते हैं, ऊपर से बड़े होते हैं, नीचे से पतले होते हैं, और उसके अंदर कोई भी चीज़ आती है तो उसके साथ घूमने लगती है, और जो भी चीज़ उसके अंदर आती है वो बहुत तेज़ी से उसके अंदर उसको ले लेते हैं और उस चीज़ को फिर ऊपर से वो बाहर फेंकते हैं। तो इनको कहा जाता है टॉर्नेडोज़। एक बहुत ही खतरनाक टॉर्नेडो जो होता है उसकी स्पीड लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, और ज़्यादातर टॉर्नेडोज जो होते हैं वो वीक होते हैं, और हमारे कंट्रीज़ के अंदर टॉर्नेडोज बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अगर आप कभी टॉर्नेडो के अंदर फंस जाओ तो क्या करो? सबसे पहली बात कि आप ज़मीन के अंदर, यानी कि जितना नीचे अगर कोई रूम है आपके, उसमें चले जाइए। आजू बाजू अगर विंडोज़ हैं तो उसको बंद कर दीजिए, और अंडरग्राउंड जो रूम्स बनाए जाते हैं उनको टॉर्नेडो शेल्टर होम्स कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे टॉर्नेडो के समय ही छुपा जाता है। क्योंकि वैसे तो आपको पता है हम ज़मीन के अंदर थोड़ी रहेंगे जाके, लेकिन जब टॉर्नेडो आता है तो उस समय आप ज़मीन के अंदर छिप सकते हैं जाके। दूसरा, विंडोज़ बंद रखिए, और अगर कोई छुपने की वैसी जगह नहीं है तो एटलीस्ट अपने आप को टेबल के नीचे छुपा लीजिए, क्योंकि टेबल के नीचे अगर आप छुपे हैं तो वहाँ पर इस तरीके से जान नहीं जा सकती है कि आप उसमें उड़ जाओगे। जान कैसे जा सकती है आपकी? जब कोई कचरा मलबा जो है, बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े उसमें घूम रहे हैं, अब वो तेज़ी से आके तुमको लगेगा, तुम मर नहीं जाओगे। तो ऐसे में उस डेब्रिस से बचने के लिए आपको टेबल के नीचे छिपना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप अगर ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं है तो ज़मीन पर बैठ जाइए, अपने घुटनों के अंदर अपने मुंह को छुपा लीजिए और अपने हाथों से अपने सर को कवर कर लीजिए, ताकि किसी भी चीज़ के लगने से आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। साइक्लोन की बात करेंगे। साइक्लोन वर्ड जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा में वर्ड होता है साइक्लोस, उसी वर्ड से साइक्लोन वर्ड बना है। जब तेज़ी से हवा घूमते हुए आती है, जैसे हमने टोर्नेडो के समय देखा, वैसी जो कंडीशन क्रिएट होती है उसको साइक्लोन कहा जाता है। साइक्लोन बनता कैसे, इसके बारे में जानने में बड़ा मज़ा आएगा। साइक्लोन जो है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये आसानी से नहीं बनता है, सिंपल प्रोसेस नहीं है, बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है। और इसमें विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जैसी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं इसको बनाने में। होता क्या है, सबसे पहले आपको पता है ज़मीन के पास जब ज़मीन गर्म होती है धूप से, तो ज़मीन के ऊपर जो हवा होती है वो भी गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। वैसे ही ओशन, समुद्र के ऊपर भी ऐसा ही होता है। समुद्र के ऊपर पानी होता है, और पानी जो है जब वो धूप पड़ती है उसके ऊपर सूरज की, तो पानी गर्म होकर ऊपर चला जाता है वेपर बन के। क्या बन के? वेपर बन के वो ऊपर चला जाता है। द वार्म वाटर इन टर्न हीट्स द एयर अबव। पानी जो है वो गर्म हुआ, पानी के गर्म होने पे, समुद्र के पानी के गर्म होने की वजह से उसके ऊपर की जो हवा होती है, अब देखो पानी गर्म होगा तो पानी भी वेपर बन के थोड़ा ऊपर जाएगा, और उसके ऊपर की हवा जो है वो भी गर्म होगी, और हवा गर्म होकर ऊपर चली जाएगी, जिससे नीचे लो प्रेशर बन जाएगा। मैं पहले बता चुका हूँ आपको फर्स्ट क्लास के अंदर ही, पहला जो हमने टॉपिक शुरू किया था, कि ऊपर जो हवा गर्म होकर ऊपर चली जाएगी सरफेस से, वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब लो प्रेशर की वजह से ओशन के ऊपर जो है हवा वो तेज़ी से ऊपर की तरफ जाने लगेगी, उठने लगेगी। हवा की देखो सिंपल चीज़ ये है, हवा जब गर्म होती है तो भारी होती है, वो नीचे आ जाती है। हवा जो गर्म होती है वो हल्की हो जाती है, ऊपर चली जाती है, और जो भारी हवा होती है जिसको हम कोल्ड एयर बोलते हैं वो नीचे आ जाती है। तो हवा जब गर्म हो जाएगी तो वो ऊपर की तरफ उठेगी, जिससे नीचे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और ये कंटिन्यूस ऊपर जाती रहेगी, यानी कि हवा ऊपर की तरफ चलने लगेगी। ठीक है, हवा ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे जो है गर्म होने की वजह से पानी के ऊपर की हवा भी गर्म होगी। हवा गर्म होगी तो ऊपर जाएगी, गर्म होकर हल्की हो जाएगी तो ऊपर जाएगी। वो तो ऊपर जाएगी तो कंटिन्यूस एक विंड क्रिएट हो जाएगी ऊपर जाने वाली, कंटिन्यू मोशन में वो जाती रहेगी आगे। ठीक है, अब वो ऊपर जाती रहेगी, वैसे ही ऊपर जाकर जो हवा है
उसके अंदर वाटर वेपर तो है ही पहले से, क्योंकि समुद्र के ऊपर से बनी है हवा, वाटर वेपर है। ऊपर जाकर जब टेम्परेचर कम होगा तो वहाँ पर वो हवा ठंडी होगी, ठीक है। और वो जो वाटर वेपर है, आपको पता है वाटर वेपर कंडेंस होकर फिर से पानी बन जाता है, तो ऊपर जाकर वाटर वेपर को जब टेम्परेचर कम मिलेगा वो वाटर वेपर कंडेंस हो जाएगा, यानी कि वो फिर से पानी बन जाएगा और उसके अंदर जो हीट थी वो रिलीज हो जाएगी, हीट सारी छूट जाएगी। अब यहाँ पर जो हीट ऊपर रिलीज की जाएगी उससे ऊपर की जो हवा है वो गर्म हो जाएगी, ठीक है, और गर्म होकर वो और ऊपर उठ जाएगी, तो नीचे और लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, जिससे नीचे से और ज़्यादा हवा ऊपर जाएगी और ऊपर से और हवा ऊपर जाएगी, यानी कि मूवमेंट ऑफ एयर ऊपर की तरफ ज़्यादा हो जाएगा, कंटिन्यू मूवमेंट करती रहेगी हवा ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये साइकिल चलती रहती है, रिपीट होती रहती है। द चेन ऑफ इवेंट्स एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड विंड रिवॉल्विंग अराउंड। तो इस तरीके से एक लो प्रेशर क्रिएट होगा जिसमें तेज़ी से एक ही जगह पर हवा जो है वो कंटिन्यूस तेज़ी से घूमती रहेगी और ये एक साइक्लोन बन जाएगा। साइक्लोन जो होता है उसके अंदर जो ये पार्ट होता है उसका सेंटर पार्ट, बीच की जो डॉट देख रहे हो आप लोग, ये जो आपको दिख रहा है ये साइक्लोन है, और इसका बीच का पार्ट जो आप देख रहे हो इसको कहा जाता है आई ऑफ द साइक्लोन। ये जो बीच में देख रहे हो ना आप, ये पार्ट, ये वाला पार्ट ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, ये ब्लैक पार्ट जो है इसको आई ऑफ द टॉर्नेडो कहा जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द आई ऑफ द टॉर्नेडो। The weather condition consisting of a system of high speed winds revolving around a central area of very low pressure is called cyclone। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, लो प्रेशर बना और उस जगह पर हवा तेजी से बहती रही गोल गोल, इसी को कहा जाता है साइक्लोन। और साइक्लोन के सेंटर का पार्ट जो मैंने आपको दिखा उसको आई ऑफ साइक्लोन कहा जाता है। जब एक बार साइक्लोन बन जाता है तो वो ओशियन के यानी कि समुद्र के ऊपर ही तैरता रहता है, वो ऊपर ही भटकता रहता है इधर उधर, और उसकी स्पीड जो है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा हो सकती है। एक साइक्लोन जो है उसको गर्म हवा और मॉइस्ट हवा, मॉइस्ट मतलब नमी वाली हवा, गीली हवा जिसके अंदर वाटर वेपर होता है वो हवा, और वार्म गर्म हवा कंटिन्यूस मिलनी चाहिए, तभी वो जो साइकिल है जारी रह सकती है। अगर नीचे हवा ठंडी हो जाएगी तो हाई प्रेशर क्रिएट हो गया तो हवा ऊपर थोड़ी जाएगी फिर, ठीक है। तो इस तरीके से लो प्रेशर क्रिएट होना चाहिए बार बार, तभी वो साइकिल कंप्लीट हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वो साइक्लोन मर जाता है, मतलब साइक्लोन आगे नहीं बढ़ पाता है फिर। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा साइक्लोन जो है जब भी वो समुद्र में उठता है उसके उठने के बाद उसके धरती से टकराने की संभावना होती है कि भी साइक्लोन हमारे गुजरात की तरफ बढ़ रहा है, उड़ीसा की तरफ बढ़ रहा है, तमिलनाडु केरला की तरफ बढ़ रहा है, और जब वो धरती से टकराता है, लैंड से टकराता है, तो उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। मैंने बताया उसको मॉइस्ट और वार्म एयर चाहिए होती है, लेकिन जब मॉइस्ट और वार्म एयर उसको कंटिन्यूस नहीं मिलती है तो वो ख़त्म हो जाता है। आगे बताया गया है सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि अमेरिका के अंदर ये जो साइक्लोन्स होते हैं इनको हरिकेन्स का नाम दिया जाता है। साइक्लोन को हरिकेन कहा जाता है अमेरिका के अंदर, और जापान के अंदर इसको टाइफून कहा जाता है, टाइफून्स। भारत की कोस्ट लाइन बहुत लंबी है। भारत की कोस्ट लाइन मतलब हमारा जो समुद्र का किनारा है, तट है, लगभग 7500 किलोमीटर लंबा है, बहुत लंबा है, यानी कि गुजरात से शुरू होता है और ये बंगाल की तरफ जाता है। इतना लंबा जो एरिया है हमारा जो समुद्र को टच करता है, इस वजह से हमारे यहाँ साइक्लोन्स का आना एक आम चीज़ है, ठीक है। तो हमने साइक्लोन के बारे में जाना। आगे है डिस्ट्रक्शंस कॉज्ड बाय साइक्लोन। अब साइक्लोन से क्या क्या नुकसान होता है, आपने कई बार देखा होगा कि थोड़ा समय पहले हमारे यहाँ पे एक नीलोफर नाम से तूफान आया था, साइक्लोन। तो ऐसे तूफान हमारे यहाँ पे आते ही रहते हैं, ठीक है। एक ताउते आया था थोड़ा समय पहले। तो ये तूफानों को अलग अलग नाम दिए जाते हैं, और ये तूफान हम लोग इनसे काफ़ी फैमिलियर है क्योंकि हम गुजरात के कोस्ट लाइन पर ही रहते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले इससे नुकसान क्या क्या होते हैं, तेज़ हवा चलती है जिससे बिजली के खंभे उखड़ जाते हैं, घरों की छतें उड़ जाती हैं, और बहुत नुकसान ऐसा देखने को मिलता है। फैक्ट्रियों की छतें उड़ जाती हैं, घर, हॉस्पिटल, व्हीकल्स, क्रॉप्स, इवन फसलों को भी बहुत नुकसान होता है। दूसरा, जब तेज़ हवा चलती है उसके बाद बारिश भी आती है, और उस समय जो पानी है वो सड़कों को, रेलवे ट्रैक्स को उखाड़ देता है, नुकसान पहुंचा देता है, पेड़ उखड़ जाते हैं, हमारी फसलें खराब हो जाती हैं, एनिमल्स मारे जाते हैं, और कई इंसानों की मृत्यु हो जाती है, और इवन प्रॉपर्टी का तो बहुत नुकसान होता है। अगर ये हैवी रेन कंटिन्यू रहे तो बहुत जगहों पर फ्लड, बाढ़ की स्थिति भी आ जाती है, और बाढ़ का पानी जो होता है वो गंदा होता है। गंदे पानी को पीने से टाइफाइड और डिसेंट्री, लूज मोशन जैसी बीमारियां आम होती हैं। साइक्लोन से
कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरे तरीके से ठप पड़ जाता है। कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे, जब साइक्लोन आएगा तो खंभे टूट जाएंगे, तो टेलीफोन के खंभे टूटेंगे, टावर टूटेंगे, तो उससे हमारा जो बातचीत करने का जो साधन है मोबाइल फ़ोन या लैंडलाइन वो सब बंद हो जाएंगे, तो कम्युनिकेशन टूट जाएगा। दूसरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नुकसान होता है उसको भी, क्योंकि ट्रक वगैरह जो चलते हैं वो किस पे चलते हैं, रोड पे चलते हैं। जब बाढ़ आ जाएगी, तूफान आ जाएगा, तो रोड भी कई बार उससे डैमेज हो जाती है बाढ़ की वजह से, तो इससे ये सिस्टम भी ख़राब हो जाता है हमारा। फिर हमें साइक्लोन के दौरान करना क्या चाहिए? सबसे पहली बात, जब साइक्लोन की वार्निंग मिलती है तो हमें करना क्या चाहिए साइक्लोन से बचने के लिए? तो सबसे पहले हमें इसकी वार्निंग लोगों तक प्रॉपर वे में पहुंचानी चाहिए। अब जब हमें पता लगेगा कि साइक्लोन आ रहा है तभी हम उसके हिसाब से काम करेंगे। अगर हमको पता ही नहीं चला, हम सो रहे हैं घर के अंदर और एकदम से तूफान आ गया, तो फिर तो हम बच नहीं सकते। लेकिन हमको पता हो तो वो हम उसके लिए पहले उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक प्रॉपर सिस्टम बनाना चाहिए जिससे लोगों को वार्निंग समय पर मिल सके। दूसरा, खासकर जो शिप्स होती हैं समुद्र के अंदर, फिशरमैन मछुआरे होते हैं, पोर्ट्स एरिया जो हैं, उनको जल्दी से जल्दी हमें जान करनी चाहिए इन चीज़ों की, जल्दी जल्दी उनको पता लगे, ताकि वो, क्योंकि समुद्र के अंदर है, वहाँ से उनको बाहर आने में भी समय लगेगा। ठीक है, तो ऐसे में उनको प्रॉपर समय पे पता लगेगा, तभी वो वापस आ पाएंगे। तो इसके लिए रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर और दूसरे साधनों, व्हाट्सएप वगैरह के द्वारा हम लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ये बात पहुँचा सकते हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट व्हीकल्स जो होते हैं, सरकारी जो गाड़ियाँ होती हैं, उनको तैयार रखना चाहिए, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुँचाने के लिए सरकारी गाड़ियों का सहारा लिया जा सके। एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल बिफोर अ साइक्लोन हिट्स देयर एरिया। अब अगर साइक्लोन किसी एरिया में आने वाला है तो उससे पहले वहाँ पर्टिकुलर जगह के लोगों को क्या करना चाहिए? पहली बात, हमें, अब हम भी जैसे समुद्र के किनारे पे रहते हैं, तो अगर साइक्लोन आता है तो हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? पहला, अगर वार्निंग दी जाती है सरकार के द्वारा तो हमें उसको सीरियसली लेना चाहिए, मजाक में नहीं लेना चाहिए। हमें ये नहीं बोलना अरे कौन सा तूफान आता है यहाँ पर, पिछली बार भी बोला था कुछ नहीं आया। ठीक है, लेकिन तूफान तुमको बताकर नहीं आएगा, वो तो वार्निंग दी गई है, तो आपका सचेत रहना आपका काम है, तो हमें उसको मानना चाहिए। दूसरा, अपने लिए खाने पीने की व्यवस्था, अपने जानवरों को, अपनी गाड़ियों को, यानी कि अपने सामान को सेफ जगह पर ले जाने की हमारे पास व्यवस्था होनी चाहिए। और हमें साइक्लोन के दौरान ऐसी जगहों पर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए जहाँ पर फ्लड, बारिश, पानी भरा हो, या ऐसा पता ना हो कि ये रोड हमारा फेमिलियर है कि नहीं, क्योंकि रोड टूटा हो सकता है या हमें और भी नुकसान हो सकता है। पीने का पानी, खाना, कपड़े, ब्लैंकेट, फर्स्ट एड किट, ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए कि अगर हम किसी कोई घायल हो जाए तो उसको फर्स्ट एड दे सकें। खाना, पानी, सब चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। अगला टॉपिक है प्रिकॉशंस टू बी टेकन आफ्टर द साइक्लोन हिट्स एन। अब साइक्लोन आकर चला जाए तब क्या करना? साइक्लोन आया वही समस्या नहीं है, वो आकर चला गया तो उसके बाद भी हमको ध्यान रखना है। क्या करना होगा? फ्लड का पानी नहीं पीना है जहाँ तक हो सके। ठीक है, तो पानी आपके पास ड्रिंकिंग वाटर साफ होना चाहिए, वही पीना चाहिए आपको। दूसरा, खंभों को, बिजली के स्विचेस को, पावर लाइंस को टच नहीं करना चाहिए अगर वो गीले हो तो, क्योंकि अगर तूफान आता है तो बारिश भी आती है, कोई घर की छत उड़ गई है उसके साथ, तो उसके बाद उस घर के अंदर पानी गिरा होगा, और पानी में अगर बिजली के सब उपकरण गीले हो गए तो आपको उसको छूना नहीं चाहिए। और फन, मज़े करने के लिए बाहर नहीं निकलना चाहिए जब तक सरकार की तरफ से ऑर्डर ना आ जाएगी कि सब कुछ सेफ़ है, तब तक आपको घूमने फिरने, जैसे आजकल हमारे यहाँ पे तो ट्रेंड चलता है, बाहर निकलेंगे लोग, सेल्फियाँ खींच के व्हाट्सएप पे डालेंगे, स्टेटस में डालेंगे, वीडियो बना के डालेंगे, तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जब तक ज़रूरी है तब तक ही बाहर जाओ, नहीं ज़रूरी हो तो घर पर रहो। रेस्क्यू टीम को अनवांटेड डिमांड देकर प्रेशराइज मत करो। रेस्क्यू टीम मतलब जो आपको बचाने आई है, आती है ना, एनडीआरएफ की टीम्स आती हैं जो ऑरेंज कपड़े पहने होते हैं, रेड कपड़े पहने होते हैं लोगों को बचाने के लिए, तो वो जो टीम आती है वो आपकी मदद करने आती है, तो उसके ऊपर प्रेशर मत डालो कि भी मेरे को ऐसा करना है, मेरे को ऐसा करना है। वो आपको बचाकर जहाँ ले जा रहे हैं वहाँ चुपचाप चले जाओ, कोऑपरेट करिए, अपने नेबर्स और फ्रेंड के साथ कोऑपरेट करिए। अगर किसी को ज़रूरत है मदद की तो उसकी मदद करिए। डोंट स्प्रेड र्यूमर्स, यानी कि अफवाह बिल्कुल मत फैलाइए। अगर आप अफवाह फैलाते हो तो वो बहुत ही बड़ी दुर्घटना है। अफवाह नहीं फैलाना चाहिए। अफवाह का मतलब होता है कोई बोले अरे बहुत तेज़ तूफान आने वाला है, ये तो सब घर टूट जाएंगे, तुम ऐसे करो यहाँ से सब लोग भुज चले जाओ, तो अब अपने घर से अपने निकल के बाहर निकले, भुज की तरफ रास्ते में तूफान और तेज़ हो गया और हमारी बैंड बज गई, तो वो किसी की बातों में हमें नहीं आना चाहिए। लास्ट टॉपिक हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर साइक्लोन फोरकास्टिंग एंड वार्निंग। साइक्लोन के बारे में जानने के लिए, उसकी वार्निंग देने के लिए हमारे पास एडवांस सिस्टम होना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और
अलग अलग मीडियम्स के द्वारा हमें ये वार्निंग जारी करनी चाहिए। पहली स्टेज जो वार्निंग की होती है उसको बोलते हैं साइक्लोन अलर्ट, जो कि 48 घंटे पहले दी जाती है। जब तूफान आने वाला होता है ना साइक्लोन, उससे 48 घंटे पहले एक वार्निंग दी जाती है जिसको कहा जाता है साइक्लोन अलर्ट, और ये 48 घंटे पहले दी जाती है। दूसरा होता है सेकेंड स्टेज ऑफ वार्निंग, जिसको साइक्लोन वार्निंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइक्लोन वार्निंग, जो कि 24 घंटे पहले दी जाती है, यानी कि 48 घंटे पहले मिलेगा वो साइक्लोन अलर्ट होगा कि साइक्लोन आने वाला है। दूसरा होगा साइक्लोन वार्निंग कि साइक्लोन आ ही गया, समझो नज़दीक में आ गया, 24 घंटे पहले दी जाएगी। और उस समय लोगों को अपना घर, यानी कि ऐसी एरिया जहाँ पर जो रहते हैं, जहाँ पर नुकसान हो सकता है, वो जगह छोड़कर उन जगहों पर चले जाना चाहिए जहाँ पर उनको सुरक्षा मिल सके। अगर सरकार ऐसा कर रही है मदद इसमें तो सबसे बढ़िया है। अगर आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं आजू बाजू दूर, तो आप सेफ जगह पर उनके पास भी जा सकते हो। ठीक है, और अंत में इन्होंने बताया है द मैसेज ऑफ साइक्लोन वार्निंग इज ब्रॉडकास्टेड एवरी हाफ और एवरी आवर और हाफ एन आवर व्हेन साइक्लोन इज नियर द कोस्ट। अगर साइक्लोन हमारे तट यानी कि कोस्ट के करीब है, उस समय हर आधे घंटे में, हर एक घंटे में आपके टेलीविज़न पे उसकी वार्निंग आती रहती है, ताकि कोई भी आदमी ऐसा ना हो कि भी उसको पता ना लग सके, सबको पता लग सके। इसकी पूरी कोशिश सरकार के द्वारा की जाती है। तो ये था हमारा चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।